हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हमेशा की तरह आज भी हम एक अच्छा सा स्टॉक लेकर उस स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट। बैंक्स और एनबीएफसी काफी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और हम काफी सारी ओवरलैपिंग इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखते हैं। तो भी एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एक यूनिक एडवांटेज होता है और टिपिकली ये कुछ ऐसी नीश कैटेगरी को सर्व करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो बैंक्स नहीं करती। उदाहरण के तौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट एनबीएफसी, वो कैटर करती हैं हायर रिस्क बोरोवर्स को, जो कि एसएमईज हो सकती हैं या स्टार्टअप्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स जिनका क्रेडिट स्कोर काफी कम है, रूरल बोरोवर्स हैं, वगैरह वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक जहां एक ब्रॉडर मार्केट को सर्व करते हैं एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, वही एनबीएफसी काफी नीश मार्केट को सर्व करती हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस, एसेट फाइनेंस, लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वगैरह वगैरह। व्हेन इट कम्स टू लोन्स, बैंक्स के प्रोविजंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं व्हेन इट कम टू लैंडिंग अरेंजमेंट्स, बट एनबीएफसी काफी कस्टमाइज्ड लोन प्रोवाइड करती हैं एंड दे आल्सो गो फॉर फास्टर लोन अप्रूवल। और कहीं ना कहीं इसी कारण ये काफी काफी पसंद की जाती है व्हेन इट कम्स टू लोन प्रोसेसिंग बाय हाई रिस्क बोरोवर्स या जिनका क्रेडिट स्कोर काफी कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनबीएफसीज डू गेट इनटू द पी टू पी लैंडिंग, बट द बैंक्स डोंट। तो एनबीएफसीज के अपने अलग ही फायदे हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ such NBFC which is having a customer base in India of 69.14 millions, right? So today the stock which is under our conversation is Bajaj Finance. Now let's get started with Bajaj Finance. Let me share my screen right away with you, and इस स्टॉक को स्टडी करने का वही तरीका होगा। हम कंपनी का फंडामेंटल्स समझेंगे, कंपनी का टेक्निकल समझेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। Now, why this stock is different as compared to banks? That's clear to all. अपार्ट फ्रॉम दैट, बजाज फिनेंस की स्टडी करने में क्या यूनिकनेस हम डिस्कवर करेंगे, बिकॉज अभी तक हमने ब्रिटानिया, डाबर, एमएमटीसी का स्टडी करा, हमने वहां पर काफी जेनरिक टर्म्स पाए, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, राइट, जैसे इबिट वगैरह। बट यहाँ इस कंपनी की बैलेंस शीट में आप डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और एक डिफरेंट एंगल से एनबीएफसी को देखेंगे। अब एनबीएफसी बेसिकली काफी सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती हैं। एनबीएफसी का रेवेन्यू सोर्स क्या होता है, ये हमें जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैंक के तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, राइट। ये सेविंग्स नहीं, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह, टर्म डिपॉजिट्स ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें समझना होगा इनका इंटरेस्ट, इनका इनकम सोर्स क्या है बेसिकली। और जब ये 69.14 मिलियंस कस्टमर्स को इंडिया में सर्व कर रही हैं, तो ऐसे क्या वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हैं, ऐसी क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड से, राइट अवे हियर। ना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड को पढ़ने का वही तरीका, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम समझेंगे अंडर फंडामेंटल एनालिसिस। ना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कुछ फाइनेंशियल्स यहाँ रिफ्लेक्टेड है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 44870 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। बिकॉज अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो आप एक लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस एनबीएफसी, दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इज अ लार्ज कैप स्टॉक। इस कंपनी का करंट प्राइस, इस कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस क्या है, दैट इज 7187। बाकी बुक वैल्यू देखें तो बुक में वैल्यू केवल 1234 रुपए है एक शेयर की। मतलब आज की तारीख में कंपनी का शेयर अपनी बुक प्राइस के, बुक वैल्यू के हिसाब से काफी ओवरली प्राइस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दो नंबर्स दिए हुए हैं, जिनके बाद में बारे में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिसका इंटरप्रिटेशन हम जरूर करेंगे बट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को जानने के बाद। Up. Now, I would like you people to continue with me on this wonderful journey of getting into the profit and loss statement of Bajaj Finance. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है, प्रॉफिट्स बताता है, सिंपल। बट यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह फाइनेंसिंग प्रॉफिट एक टर्म देखेंगे ना। अभी तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझा। जब किसी बिजनेस की एफिशिएंसी देखी जाती है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं और समझते हैं कितना इफेक्टिवली वो बिजनेस अपना बिजनेस कर रहा है, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। पर यहाँ फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। तो क्या डिफरेंस हुआ, सी व्हेन वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज को लेते हैं और उसमें से कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरे एक्सपेंसेस को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जब एनबीएफसी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई कॉस्ट का एलिमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो अल्टीमेटली इनका एक्सपेंस क्या है, सी एनबीएफसी एक स्पेसिफिक मॉडल पे वर्क करती हैं। वो
कैश देती हैं और उसे इन्वेस्ट करती हैं, राइट? सो बेसिकली देयर इन्वेस्टमेंट मॉडल इज क्या? दे जनरेट एन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से क्या ही इनकम होगी? जैसे इंटरेस्ट एक ह्यूज कंपोनेंट है, interest from investments, other type of income from the investments that which they do in their group companies at any point of time, right? तो एक मेजर उनका इनफ्लो होता है इंटरेस्ट इनकम से, और मेजर आउटफ्लो कहाँ होगा? इंटरेस्ट देके। अगर उन्होंने कहीं से फंड लिया है, कैपिटल लिया है, तो उसको उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, राइट? सो ये क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये फ्रेमवर्क क्लियर है कि उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस का सोर्सेस क्या होता है। अब revenue minus expenses is equal to your financing profit, not the operating profit. So that is clear to all. Now, the sources of revenue, again, as I said, interest income from the investments. Similarly, other type of interest and other type of income, if any. Subtract the expenses part. Now, expenses could be the employee cost. Expenses could be like cost of arranging fund and so on so forth. That लीड्स अस टू द फाइनेंसिंग प्रॉफिट, कि इस कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट कुछ इस तरह से है, जो कि हर साल काफी पॉजिटिवली लास्ट 3 ईयर से ग्रो कर रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन को देखें तो फाइनेंसिंग मार्जिन काफी स्टेबल हो चुके हैं, और ये 24% से 36%, 39% के आसपास फाइनेंसिंग मार्जिन, मतलब इनका ये प्रॉफिट मार्जिन क्लियर है। डिप्रिसिएशन को देखें तो डिप्रिसिएशन में पिछले 3 साल से इजाफा हुआ है। इट मीन्स कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी प्रॉपर्टी, डेफिनेटली ये एक तरीका है जब कंपनी अपने फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे पीपीई में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसी कारण डेप्रिसिएशन का नंबर साल भर साल बेसिस पर बढ़ रहा है। टैक्सेस देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल है, 26 to 28%, एंड इस तरह से उनका नेट प्रॉफिट हर साल एक पॉजिटिव ग्रोथ, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ग्रो कर रहा है। ईपीएस के बारे में बात करें तो ईपीएस पॉजिटिव है, ग्रो दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है हमारे इसमें अर्निंग पर शेयर में। तो शेयर होल्डर्स के लिए काफी खुशी की बात है कि उनकी कंपनी का ईपीएस, उनके शेयर का, स्टॉक का ईपीएस हर साल बेसिस पे बढ़ रहा है। बट ईपीएस जैसे ज्यादा बढ़ता जाता है, एक डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, और अगर पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा ही एग्रेसिव है, इट शोज दैट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड इन द मार्केट। ओके, अब डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो डिविडेंड पे आउट कंपनी का एक डिसेंट है, अराउंड 14 to 17% की रेंज के अंदर। ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़कर हमने कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स के बारे में जाना, हमने उसके नेट प्रॉफिट्स और ईपीएस के बारे में जाना। अब कंपनी की बैलेंस शीट को हम देखते हैं। सो बजाज फाइनेंस जो कि एक एनबीएफसी है, उसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह है। ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो इनकी मेजर एसेट्स क्या होंगे? मेजर एसेट्स वुड बी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, जिनको ये अदर एसेट्स के नाम से पुकारते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका कैश एक्विवलेंट एक डिसेंट लेवल पर मेंटेन्ड है, ठीक है, मतलब कंपनी कैश रिच होने के बावजूद भी काफी अच्छे से उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में फंड को डिप्लॉय करती है, सॉरी एम्प्लॉय करती है ना। अगर हम बात करें इसकी इक्विटी के बारे में तो इक्विटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। कंपनी के पास में रिजर्व्स का पोजीशन काफी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी कैश रिच होने के साथ भी काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग रिजर्व बेस। बट अरे ये क्या, जब हम बोरोइंग्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का एक बाइफर्केशन हम मार्च 2020 तक देख रहे थे, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये अदर बोरोइंग्स के रूप में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है। तो ये अदर बोरोइंग्स क्या है, इसकी डिटेल देखने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। आगे अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही पड़ेगा कि आपको एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी है इस कंपनी की। अदर बोरोइंग्स देखें तो अदर बोरोइंग्स पिछले 3 सालों से पॉजिटिवली बढ़ रही हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा दी है, अपनी लीवरेज पावर बढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं हम उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ा है, तो लीवरेज पॉजिटिवली यूज हो रहा है। बट डोंट यू थिंक दैट इज दिस कंपनी इज हाई और aggressive on the leverage? If you think so, do comment in the comment box and what's your reason for that. I'll pause here for a minute. You can definitely comment in the comment box. Now, let me tell you, कंपनी का अगर हम लीवरेज देखें तो इक्विटी के कंपैरिजन में काफी तगड़ा है, मतलब कंपनी की बोरोइंग्स टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क है, बट ठीक है, रिस्क है, इट कैन बी द बिहेवियर ऑफ द कंपनी इन विच इट ऑपरेट्स।
आगे बात करते हैं, तो ये लाइबिलिटीज के बारे में बात हो गई और कंपनी के एसेट्स के बारे में बात हो गई। तो कंपनी एग्रेसिवली प्ले कर रही है अपनी फाइनेंशियल रिस्क को लेकर, जिसका रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं। अगर हम कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, तो तीन मेजर कैटेगरी ऑफ कैश फ्लोज होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एक नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, बिकॉज कंपनी काफी एग्रेसिवली लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है अपने डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए। कंपनी को वो तो करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली, नहीं तो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, राइट? सो कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस में एग्रेसिव है, बट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस उसके लोअर लेवल पे है एज कंपेयर टू लोन्स एंड एडवांसेस। वो तो होना ही है बेशक, बिकॉज मेजर एक्टिविटी लोन्स एंड एडवांसेस की ही है। नाउ कंपनी के वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखें तो नेगेटिव है, मींस इट शोज दैट आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग कैपिटल, राइट? सो कंपनी एग्रेसिवली शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स भी दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -10,000 हुआ है मार्च 2023 में, और ये लगभग सेटल है 6,000 से 10,000 करोड़ के बीच में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने बात करी। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में अगर बात करें, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काफी अच्छे तरीके से कंपनी की बोरोइंग्स की प्रोसीड्स आती है, मतलब कैश इन आता है और कंपनी उसको डिप्लॉय करती है कहाँ कहाँ पर, रीपेमेंट करने में किसी बोरोइंग्स का, या और दूसरे तरीके और लोन्स देने में, वगैरह वगैरह। सो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हुए अगर हम देखें, तो कंपनी के पास में रेगुलर इंटरवल पे अपनी बोरोइंग से इनफ्लोज आता रहता है, जिसको वो यूज करके स्टार्टिंग जैसे हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ा था, वहां लोन्स एंड एडवांसेस में पॉजिटिवली यूज कर रही है, एग्रेसिवली यूज कर रही है। दैट्स क्लियर। So this shows that company is effectively managing the cash flow। भाई अल्टीमेटली यही तो चाहिए एनबीएफसी के लिए, कि उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स और उसका एप्लीकेशन इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ रेशियोज के बारे में। तो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इफ यू आर एन इक्विटी होल्डर ऑफ द कंपनी, नो मैटर वन सिंगल स्टॉक, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। लेट्स गो टू द चार्ट। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जहां कंपनी का 22% है, इक्विटी होल्डर्स काफी अच्छे से उस 22% के रिटर्न को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 11% है, मतलब 12%, ठीक है, 11 to 12%, 11.9, so it's 12%। दिस शोज दैट अगर कंपनी ओवरऑल कैपिटल को यूज करके जहां 12% का कॉस्ट अगर जनरेट करती है, मतलब उनको अगर 12% का कॉस्ट लगता है, वही इक्विटी होल्डर्स को 22% का रिटर्न वो जनरेट करके दे रही हैं। तो अल्टीमेटली 10% का एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं एक ग्रोथ equity holders के लिए है। दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, बट वी कांट forget that debt to equity ratio of the company is 3.84, मतलब यहाँ पर 3 गुना डेप्ट है equity कंपैरिजन में, राइट? तो इस केस में हमें कंपनी की जो क्रिसिल रेटिंग है, जो S&P की ग्लोबल रेटिंग है, उन्हें भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिसिल के हिसाब से इट्स लाइक AAA+ का रेटिंग है, और ग्लोबल रेटिंग S&P के हिसाब से मॉडरेट रिस्क है व्हेन दे लुक टू द ग्लोबल सिनेरियो इस कंपनी के रिगार्ड में। सो कंपनी की स्टडी करने के लिए हमें उनके फंडामेंटल्स देखना है, बट उनकी ग्लोबल रेटिंग और उनकी डोमेस्टिक रेटिंग क्या है विद रिगार्ड टू द क्रेडिट प्रोफाइल, वो चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी की वेबसाइट पे डिटेल्स आपको ये इजीली डिस्क्लोज करी हुई मिलेगी। तो ये बात हो गई कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। सो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें एज यूजुअल ट्रेड टाइगर हम यूज करते हैं, अगेन नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और कंपनी, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस एक्शन क्या है इस कंपनी के स्टॉक का। चलिए स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक का मूवमेंट देखेंगे। कैसे? हम हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एच प्रेस करके। तो इस तरह से कंपनी के स्टॉक में डिमांड आया है। व्हेन यू सी ग्रीन कैंडल्स मतलब डिमांड, राइट? व्हेन यू सी रेड कैंडल्स मतलब बायर और सेलर की फाइट में सेलर्स जीत गए, और इसलिए वहां पे रेड कैंडल बनी, मतलब सेलिंग आई। और पिछले अगर 6-6 महीने के डिफरेंस से हम देखें, तो इस तरह के से बायर और सेलर की फाइट इस स्टॉक में चल रही है। नाउ डिड यू ऑब्जर्व क्या कि आज ये कंपनी का स्टॉक 7389 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो डोंट यू थिंक सो कि काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी की स्टॉक की प्राइस में काफी ग्रोथ हुई है, जो कि हमने देखा बुक वैल्यू ऑफ शेयर वाज अराउंड 1234 रुपीज, मतलब 1234 रुपए, और यहाँ पर आज की तारीख में इसकी मार्केट वैल्यू है 7386 रुपए। तो ये क्लियर है कि एग्रेसिवली ग्रो किया है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में।
बट इजंट इट ऑल टाइम हाई? तो क्या हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री लेना चाहिए? आप बताइए। आई बिलीव दैट आपने 5-6 वीडियोस जरूर देखे हैं और ये काफी क्लियर है कि हमने ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है ना। यू माइट बी वंडरिंग, जब एंट्री लेना नहीं है तो पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मेक द मिस्टेक ऑफ एंटरिंग इनटू द स्टॉक एट ऑल टाइम हाई। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या राइट टाइम रहेगा इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। चलिए जानते हैं। तो ये क्लियर है कि कंपनी एक ग्रोथ कंपनी को रिफ्लेक्ट करती है और कंपनी के हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे काफी पॉजिटिवली ग्रोथ दिख रहे हैं। अगर हम यही देखें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे क्या स्टॉक्स में मूवमेंट हुए हैं, तो देखिए पिछले 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर्स में कितनी घमासान लड़ाई चल रही है बायर और सेलर के बीच में, राइट। तो करंट क्वार्टर हम देखें और उसके प्रीवियस क्वार्टर देखें, लड़ाई जारी रही है बिकॉज यहाँ पर अल्टीमेटली बैक टू बैक बेस कैंडल्स बन रही है। बेस कैंडल्स मतलब जहां बॉडी पार्ट स्मॉल होता है और विक पार्ट दैट इज द स्ट्रेट लाइंस आर ऑन द हायर साइड। बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में विक का पोर्शन ज्यादा होता है। इट शोज अ बेस, इट शोज अ फाइट। अब ये बेस रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, कंप्लीटली ओके। तो ये सब लाइन से बेस कैंडल है टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? अब हम बात करते हैं मंथली पे ये स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। मैंने एम प्रेस किया और मंथली पे हम देखते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए करंट मंथ में लड़ाई चालू है, हालांकि 10 दिन ही हुए हैं इस मंथ को स्टार्ट हुए। इसके प्रीवियस मंथ में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये प्रीवियस मंथ ने भी कोई महान अचीवमेंट नहीं दिखाया है। बायर सेलर की फाइट हुई और एक नॉर्मल सी लेग आउट कैंडल बन के छूट गई। उसके पहले के 1 2 3 4 5 महीनों को देखें तो ये स्टॉक स्ट्रगल ही कर रहा है अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। बट बायर्स हैं जो अपना दम लगा रहे हैं और सेलर्स हैं जो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं कि इस स्टॉक की प्राइस को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, वंडरफुल। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें समझना होगा इस स्टॉक का लोकेशन क्या है। लोकेशन मार्किंग हम करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर लोकेशन मार्किंग करने के लिए मैं कंट्रोल एच प्रेस करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आती हूँ। करंट मार्केट प्राइस मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखी और मैं यहां से लुक लेफ्ट एंड डाउन जाती हूँ। ठीक है। जब मैं लुक लेफ्ट एंड डाउन जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कहाँ पर मुझे एक एग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग लेग आउट कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल मिलती है डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ये टेस्टेड है और इसके नीचे यहाँ पर मिलती है, पर यहाँ पर बेस मिसिंग है। ठीक है। बट ये जरूर तरीके से क्लियर है कि यहाँ पर बायर और सेलर की कुछ तो फाइट हुई है। बायर और सेलर की कुछ तो फाइट हुई है और अल्टीमेटली यहाँ पर सेलर्स से बायर्स जीत गए। उन्होंने एक ग्रीन कैंडल बनाई और अगली वापस ग्रीन कैंडल बनाई, राइट। और इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पर जो स्लोप आ रहा था वो अब वैली के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो हम चलिए इस बिना बेस वाले कैंडल को भी मार्किंग कर लेते हैं। जब आप एडवांस मार्किंग समझेंगे तब आप पाएंगे कि कई बार बायर और सेलर की फाइट होती है और अगले दिन बेस कैंडल बनने की जगह सीधा एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो बेस कई बार मिसिंग हो सकता है। तो हमने ठीक है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज एक विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन मार्क किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। हमने लोकेशन मार्क की। अब लोकेशन पे अगर बैठ के हम देखते हैं कि इस लेवल पे है 5,700 के लेवल पे और आज शेयर की प्राइस 7,300 के लेवल पे है, तो प्राइस इजंट इट काफी हाई है, काफी ऊंचे हुए मतलब ऊपर के जोन में है, इजंट इट? अग्री। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम प्राइस को क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस ने ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाया है। बट हाँ, हमें पता चला है कि यहीं से मूव आई थी डिमांड जोन के केस में। और सप्लाई जोन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ जैसे ही प्राइस इस जोन में आई, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाई, टेस्टेड है डेफिनेटली, पर हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, लेकिन बेस और लेग आउट यहाँ पर रेड कैंडल है इसलिए ये सप्लाई जोन हुआ। अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ इस रेंज में आना स्टार्ट किया, प्राइस की लड़ाई चालू हो गई, बायर और सेलर की लड़ाई चालू हो गई कि नहीं हम तो इस जोन को हटा के रहेंगे, गिरा के रहेंगे, प्राइस को और नीचे भेजेंगे। पर सेलर काफी स्ट्रांग है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम की बात हो रही है इसलिए लड़ाई कंटिन्यू है। ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था केवल। देखिए प्राइस इसी रेंज में फाइट कर रही है क्वार्टरली के लेवल पे। मंथली लेवल पे हम देखें तो मंथली लेवल पे भी यहाँ से एक सेलिंग आई थी। तो मैं इसको यहाँ पर जरा ग्रीन की जगह रेड बॉक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर सेलिंग आई और यहाँ पे एक और बॉक्स हम ड्रॉ कर देते हैं लेगिन बेस और लेग आउट को देखते हुए कि
मार्किंग करने का क्या तरीका है? सो हाईएस्ट वीक ऑफ द बेस कैंडल एंड लोवेस्ट बॉडी, राइट? ये होता है हमारा मार्किंग करते समय हमें ध्यान रखनी होती है। तो हम जब डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं तो हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक, राइट? और यहाँ पर वही चीज उल्टी हो जाती है इन द केस ऑफ सप्लाई जोन, राइट? तो हमने यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पर हाईएस्ट वीक एंड पर हम प्रॉक्सिमल डिस्टल लाइन करेंगे और यहाँ पर हम प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। मंथली पर हमने लोकेशन देखा, लोकेशन देख के ये क्लियर हो गया कि प्राइस तो वेरी हाई ऑन द कर्व है। अगर प्राइस वेरी हाई ऑन द कर्व है तो हम आज बाय नहीं करेंगे, पर स्टॉक को ऑब्जर्व करना जरूर बनता है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर है? देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि कंपनी का स्टॉक एक जिगजैग बनाते हुए ऊपर नीचे बस इस तरह से जा रहा है। और आज हम देखें तो इस वीक के आस ही पास ही यहाँ पर हमें कंपनी के स्टॉक का 50 डेज मूविंग एवरेज हम देखते हैं। तो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जब प्राइस स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है, मतलब वहां पर बाइंग की कोई पोजीशन नहीं बनती है। जब हम अप ट्रेंड देखते हैं तो हमें पता चलता है ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब डाउन ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर सेल की पोजीशनिंग बन रही है, चांसेस बन रहे हैं। बट स्टिल अब यहाँ पे अगर हम 7 कैंडल्स काउंट करते हैं हमारी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वही तरीका करंट वीक की कैंडल से 7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पे कंट्रोल वी करके एक वर्टिकल लाइन। तो वी कम टू नो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये नीचे जा रही है। रेड रेड आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, दिस इज माय ट्रेंड लाइन विच इज गोइंग गेटिंग डाउन। तो इट शोज मी वेरी क्लियरली कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है इस स्टॉक का। अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है। एग्जीक्यूशन कहाँ करना है इस स्टॉक का हमें भविष्य में, तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें क्वालिटी का डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। क्वालिटी का डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे की ओर होगा, ना कि ऊपर की ओर, बिकॉज ऊपर की ओर तो सप्लाई होता है, राइट? अब हम अगर बाय करना चाहते हैं इस स्टॉक को, तो हमें कहाँ बाय करना चाहिए? हमेशा बाय करने के लिए हमें एक्सप्लोसिव मूव देखना है, बिकॉज एक्सप्लोसिव मूव पे सबसे ज्यादा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब वही करने के लिए कंट्रोल एच करके हॉरिजॉन्टल लाइन, और हम यहाँ से नीचे आते हैं। अब ये एग्जीक्यूशन मुझे देखना है मेरे डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं डी प्रेस करके डेली टाइम फ्रेम पे जाती हूँ। एंड दिस इज द डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है? अब यहाँ हम देखते हैं एक्सप्लोसिव मूव कहाँ है और हमारा मंथली टाइम फ्रेम कहाँ है। दोनों चीजें हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज की तारीख में तो हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, ये क्लियर है। बट क्या हम देख सकते हैं यहाँ एक्सप्लोसिव मूव आया इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हमें एक प्रॉपर लेगिन, बेस और लेग आउट मिला, राइट? ये देखिए, सो मुझे एक लेगिन मिली है, बेस मिला है और एक्सप्लोसिव 1 2 और 3 लेग आउट मिले हैं। गैप अप ओपनिंग हुई है इस स्टॉक की प्राइस को लेकर यहाँ पर। बट ये एक एग्रेसिव बाइंग जोन हो सकता है। अब हम 2 3 बाइंग जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो हम ये बात तो अब काफी क्लियर है कि ये लेवल काफी स्ट्रांग है, जहां पर बायर और सेलर की फाइट हुई और बायर और सेलर में से बायर्स जीते। ये फ्रेश जोन है, ऑथेंटिकेट जोन है, ये काफी स्ट्रांग है, बिकॉज जितने भी प्रीवियस सप्लाई थे उनको ब्रीच करके इसने एक यहाँ पे नया हाई स्टैब्लिश किया, राइट? तो काफी स्ट्रांग डिमांड जोन यहाँ पर बनता है एक। इसके अगर नीचे आता है कंपनी का स्टॉक, तो हमें क्या यहाँ बाय करना चाहिए? अगर हम यहाँ देखें तो ये एक रेड कैंडल बन गई है, मतलब ये स्ट्रांग की इस जोन की स्ट्रेंथ को कम कर देती है, बिकॉज यहाँ आप देखें कि लेग आउट लेगिन से एक्सप्लोसिव नहीं हुई है, राइट? सो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है कि ये एग्रेसिवली बाइंग है, बट इस एग्रेसिव बाइंग को हमें स्टॉप करना होगा, बिकॉज अगर आप नो बाइज हैं तो आपको देखना होगा कि मुझे मंथली टाइम फ्रेम का कहीं सपोर्ट मिले अगर मैं बाइंग देख रहा हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट काफी नीचे के लेवल पे है, जो कि है यहाँ पर, राइट? तो हम देखते हैं इससे पहले और कोई लेवल है हमारे पास में, तो वही करा हमने, कंट्रोल एच करके हम नीचे आए और एक फ्रेश जोन हमने यहाँ आइडेंटिफाई करा। अब यहाँ पर आके प्राइस एक बार चल चुकी है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, पर लेगिन है और एक्सप्लोसिव लेग आउट है, और इस एक्सप्लोसिव लेग आउट ने भी प्रीवियस जो डिमांड जोन्स थे जितने भी उन सबको ब्रीच किया है, राइट? तो हाँ, एक बार के लिए यहाँ पोजीशन बन सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये हर बार एक बार टेस्टेड है तो ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज इसका अचीवमेंट है, क्लोजिंग है, और इस तरह से ये मूव कर रही है। तो दूसरी एंट्री इसकी यहाँ पर बन जाती है। तो
if I have to buy this stock, I will personally wait for this level, right? और तीसरी बाइंग आती है इसकी मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर, राइट? तो if I want to buy this stock, let me buy make the entry. So मैं एंट्री लूंगी पर्सनली इस लेवल पे. एक एंट्री तो हमने ऊपर बन रही थी, वो एग्रेसिव हो रही थी, पर दूसरी एंट्री यहाँ पर बनती है इस पॉइंट पर 6130 पे. और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट स्टॉप लॉस आई डोंट रिकमेंड ट्रेडिंग. और अगर आप नो वाइज हैं तो आप इजीली 1:2 का टारगेट लेकर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं. सो 137 का डबल एटलीस्ट आप समझे कि यहाँ पर आप कितने का टारगेट ले सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर अराउंड 260 270 का टारगेट आराम से ले सकते हैं. 392 का टारगेट लेके इस स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हैं. सो आई बिलीव सो बजाज फाइनेंस का ये स्टडी आपको क्लियर होगा. आई डोंट रिकमेंड बाइंग एट दिस लेवल बिकॉज एक जब हाई टाइम फ्रेम से स्टॉक गिरते हुए आ रहा है, प्राइस गिरते हुए आ रही है, तो उसको एक छोटा टाइम फ्रेम का लेवल स्टॉप नहीं कर सकता. एग्रेसिवली वहां पर हमें कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पर इस लेवल के करेक्शन पे वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस दिस थिंग इज क्लियर दैट दिस स्टॉक इज अ लार्ज कैप कंपनी विद वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, कैश रिच कंपनी, गुड ईपीएस, good dividend payouts, and however the stock is overly priced, right? When we look to the price action, this is very clear that the stock is basically is high on the curve, and since it is high on the curve, aggressively buying इस stock के लिए नहीं बनती है. हमें अपना पेशेंस लेवल को थोड़ा और मेंटेन करना होगा अगर इस स्टॉक में एंट्री करनी है. एक एक्सप्लोसिव मूव को देखते हुए हमारी एंट्री प्लान करनी है. So I believe this is super fantastic for all of you, and do comment in the comment box कि ऐसी क्या की लर्निंग आपको इस एनालिसिस से आई और जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं when it comes to buying the stocks. So keep me posted by sharing your feedback in the comment box, and stay tuned in for more information because अगले वीडियो में हम STC के बारे में बात करने वाले हैं और उसके स्टॉक प्राइस में अच्छे खासे मूवमेंट्स हम देख रहे हैं. So stay tuned in for more information. Thank you so much. And do like and share this video with your friend and family who want to learn about fundamentals and the technical analysis of the stock. Thank you. Bye.